कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री की क्लास में। कैसी चल रही है पढ़ाई। अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन, कोलेराउश का नियम। लास्ट वीडियो में हमने कोलेराउश का नियम पढ़ लिया था कि कोलेराउश का नियम क्या होता है कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांकी या मोलर चालकता का मान उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसी हमने आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम भी कहा था, क्योंकि अनंत तनुता के समय जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं होता, कोई अन्य क्रिया नहीं होती, तो धनायन और ऋणायन स्वतंत्र रूप से गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो हमने जब अनुप्रयोग इसके स्टार्ट किए थे तो एक अनुप्रयोग हमने पढ़ लिया था कि किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता को भी हम कोलेराउश के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में अगला अनुप्रयोग पढ़ते हैं हम कि अगला अनुप्रयोग है किसी अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने। ठीक है ना। इसके लिए अब देखो हमें चालकता मापी सेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोई चालकता मापी सेल है। ठीक है ना। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, एक आसुत जल की ज्ञात मात्रा ली और इस आसुत जल की ज्ञात मात्रा की हमने ज्ञात कर ली विशिष्ट चालकता। पहले चालकता ज्ञात की, फिर उसकी सांद्रता को रख के हमने विशिष्ट चालकता कप्पा ज्ञात कर ली। मान लीजिए इसका मान है कप्पा H2O। ठीक है ना। फिर हमने क्या किया, मान लीजिए कोई AB लवण है जिसकी विलेयता जल में बहुत कम होती है, बहुत अल्प विलेय लवण है। इसकी ज्ञात मात्रा को अब इसी जल में घोला। ठीक है ना। इसी जल में घोला। घोलने के लिए हमने क्या किया, इसको मैक्सिमम जितना घोल सकते थे उतना घोला, फिर थोड़ा गर्म किया, क्योंकि हम जानते हैं गर्म करने पर विलेयता बढ़ जाती है। थोड़ा गर्म किया। ठीक है। गर्म करने पर थोड़ी ज़्यादा मात्रा घुल जाएगी। अल्प विलेय लवण है ना, बहुत कम लवण है, तो थोड़ी सी मात्रा तो घोलनी है हमें। फिर हम उसे वापस इस प्रायोगिक ताप तक ठंडा करते हैं। यानी जनरली हम ये टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। तो मान लीजिए घोलने के लिए हमने इसको थोड़ा गर्म किया, 30 या 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया था, तो वापस इसको 25 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करेंगे। ठीक है ना। अब ये एक विलयन बन गया। अब इस विलयन में जो अब ये चालकता मापी सेल में जो विलयन है, अब इसकी विशिष्ट चालकता ज्ञात करते हैं। मान लीजिए वो हमें प्राप्त हुई कप्पा S फॉर सॉल्यूशन है। ठीक है ना। ये तो है विलयन की चालकता और ये है शुद्ध जल की चालकता। इस विलयन की चालकता में दो चीज़ों की चालकताएं हैं। कौन कौन सी, एक तो जल की चालकता है और दूसरी प्लस में हो गई इसकी अल्प विलेय लवण की चालकता। कुछ ना कुछ तो होगी, कम ज़्यादा जो भी हो। ठीक है। तो अब हमें ये दो चीज़ें पता चल गई कि कप्पा H2O और कप्पा S। तो ए भी इस लवण की चालकता कैसे ज्ञात करें, तो इस लवण की चालकता कप्पा कैसे ज्ञात होगी, कप्पा S माइनस कप्पा H2O। ठीक है ना। ये जो कुल जो चालकता है, ये इसमें से अगर हम जल की चालकता को घटा दें तो हमें इसकी चालकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये तो हमने कर लिया प्रैक्टिकल। अब हमें इसकी ज्ञात करनी है विलेयता। ठीक है ना। अब देखो विलेयता के लिए हमने ये पढ़ा है कि किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता बराबर होती है उसकी विशिष्ट चालकता गुणा 1000 बटे उसकी सांद्रता यानी कि मोलरता। ठीक है ना। यहाँ हम इस अल्प विलेय लवण के लिए सांद्रता को विलेयता भी कह सकते हैं। सांद्रता मतलब मोल प्रति लीटर, तो विलेयता भी हम वही तो इस रूप में प्राप्त होगी, मोल प्रति लीटर। बाद में इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ कप्पा तो हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है ना। तो कब लैम्डा एन, यहाँ अल्प विलेय लवण के लिए लैम्डा एम बराबर होगा लैम्डा इनफाइनाइटी के, क्योंकि विलयन वैसे ही बहुत तनु होता है, अल्प विलेय होने के कारण वो ज़्यादा घुलता ही नहीं है, तो उसका विलयन तनु ही रहता है, अनंत तनु ही रहता है। ठीक है। तो लैम्डा एम तो हो गई लैम्डा इनफाइनाइटी के बराबर, जो कोलेराउश के नियम से हम ज्ञात कर लेते हैं, लैम्डा इनफाइनाइटी प्लस एंड लैम्डा इनफाइनाइटी माइनस। ये वैल्यू तो हमें मिल गई किससे, कोलेराउश के नियम से। ठीक है ना। अब यहाँ से हमें ज्ञात करनी है क्या, विलेयता या सांद्रता। तो इसको हम कैसे लिख दें, इसको हम लिख सकते हैं सांद्रता या विलेयता बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले गए थे तो इस कप्पा की जगह तो हमने रख दिया कप्पा S माइनस कप्पा H2O। ठीक है ना। ये वैल्यू थी इंटू 1000 अपॉन लैम्डा इनफाइनाइटी प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी माइनस। ये इसकी जगह हम डायरेक्ट लैम्डा इनफाइनाइटी भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ हमने प्रैक्टिकल से ज्ञात कर ली, ये हमने कोलेराउश के नियम से ज्ञात कर ली। इसका अनुपात निकाल कर 1000 से गुणा कर दिया तो हमें उस विलयन की विलेयता यानी कि सांद्रता ज्ञात हो जाती है। समझ में आ गया बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए सर्वप्रथम किसी चालकता मापी सेल में आसुत जल लेकर उसकी चालकता ज्ञात करते हैं, माना ये कप्पा H2O है। फिर चालकता मापी सेल की जल में अविलेय लवण का
का विलयन बनाकर विलयन की चालकता ज्ञात करते हैं। माने कप्पा S है तो अल्पविलय लवण की चालकता क्या हो जाएगी, कप्पा S माइनस कप्पा H2O, ठीक है ना। और किसी विलयन की मोलर चालकता लैम्डा m किसके बराबर होती है, लैम्डा m बराबर होगी इस अल्पविलय लवण की विशिष्ट चालकता गुणा 1000 बटे मोलरता, ठीक है ना। और लैम्डा बराबर लैम्डा इनफाइनाइटी होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइटी बराबर कप्पा S माइनस कप्पा H2O इंटू 1000 अपन मोलरता। और लैम्डा इनफाइनाइटी का मान ये है, इसको ऐसे कैसे रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी अल्प विलय लवण की विलेयता या मोलरता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला अनुप्रयोग जो है इनका है वो है किसी विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा और आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में, ठीक है ना। अब देखिए हमें ये पता है कि हम किसी भी विलयन की तनुता बढ़ाते जाएं, ठीक है ना, तनुता बढ़ाते जाएं तो आयनन की मात्रा भी बढ़ती जाती है, इतना तो पता है हमें, ठीक है। मान लीजिए किसी सी सांद्रता पर तुल्यांक की चालकता का मान है लैम्डा m, हम इसकी तनुता बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तनुता बढ़ाते जा रहे हैं लैम्डा इनफाइनाइटी तक ले गए तो अनंत तनुता हो गई। तो अनंत तनुता पर इसकी जो आयनन होगा वो अधिकतम होगा, है ना। तो अगर हमें आयनन की मात्रा निकालनी है तो हमें अधिकतम चालक आयनन की मात्रा बटे सी सांद्रता पर आयनन की मात्रा या कहीं तुल्यांक की चालकता का अनुपात लेना पड़ेगा। तो एल्फा बराबर हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइटी अपॉन लैम्डा m या लैम्डा c, यानी कि अनंत तनुता पर मोलर चालकता बटे सी सांद्रता पर मोलर चालकता, ठीक है ना। और यहाँ से हम इसका वियोजन स्थिरांक k भी निकाल सकते हैं। k की वैल्यू हमने साम्यावस्था स्थिरांक या आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य पढ़ लिया है, ये बराबर होता है हमेशा c एल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एल्फा के, ठीक है। यहाँ c क्या चीज़ है, c तो सांद्रता, ठीक है, एल्फा वियोजन की मात्रा, k वियोजन स्थिरांक, ठीक है ना। तो इस सूत्र में हम पहले तो एल्फा की वैल्यू निकाल लें यहाँ से, फिर एल्फा की वैल्यू निकालने के बाद इसको सी की वैल्यू हमें दी हुई होगी, हम किसी भी विद्युत अपघट्य के लिए वियोजन स्थिरांक की मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। ये दो मुख्य अनुप्रयोग और रह गए थे, पढ़ लिए। अब देखो इस यहाँ तक आने पर विद्युत अपघटनी सेल जो होते हैं उनका मैटर कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और हैं वो भी मैं इसी वीडियो में आपको करा देती हूँ। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। देखिए यहाँ से हो गया आयनन स्थिरांक बराबर कप्पा इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस एल्फा, क्लियर। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है कि 0.025 मोल प्रति लीटर मैथेनोइक अम्ल की मोलर चालकता 46.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो इसकी वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक ज्ञात कीजिए। और इसके लिए दिया है लैम्डा इनफाइनाइटी H प्लस इज इक्वल टू 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा इनफाइनाइट मैथेनोइट HCO माइनस इज इक्वल टू 54.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। यहाँ हमें ज्ञात करना है वियोजन की मात्रा और वियोजन स्थिरांक का मान। वियोजन की मात्रा यानी एल्फा, एल्फा ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लैम्डा m का मान और लैम्डा इनफाइनाइटी का मान। लैम्डा m का मान तो दे रखा है 46.1 साइमन सेंटीमीटर मोल, अब हमें चाहिए लैम्डा इनफाइनाइटी का मान। लैम्डा इनफाइनाइटी निकालने के लिए कोलेरॉश के नियम का उपयोग ले लेते हैं। कोलेरॉश के नियम के हिसाब से लैम्डा इनफाइनाइटी मैथेनोइक एसिड के बराबर होगा लैम्डा इनफाइनाइटी H प्लस और लैम्डा इनफाइनाइटी HCO माइनस। मैथेनोइक अम्ल क्या होता है बच्चों, मैथेनोइक अम्ल का मतलब होता है HCOOH और ये किसमें टूटेगा, H प्लस में और HCOO माइनस में। तो एक ही आयन इसका है और एक ही आयन इसका है और इन दोनों की आयनिक चालकता हमें दे रखी है, तो इनका सम करके हमने निकाल ली इसकी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। और सी सांद्रता पर मोलर चालकता हमें दे ही रखी है, तो वियोजन की मात्रा हो गई सी सांद्रता पर मोलर चालकता बटे लैम्डा इनफाइनाइटी, तो इनका अनुपात निकालकर हमें मिल गया एल्फा का मान, ठीक है ना। वियोजन की मात्रा मिल गई। अब हमें निकालना है वियोजन स्थिरांक का मान। वियोजन स्थिरांक क्या होता है, k इज इक्वल टू सी एल्फा स्क्वायर अपन 1 माइनस एल्फा। सी का मान दे रखा है 0.025 न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ठीक है ना। एल्फा का मान हमने निकाल लिया 0.114, तो ये पॉइंट सी इंटू 0.114 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.114, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 3.67 इंटू 10⁻4 मोल पर लीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, समझ में आ गई ना चीज़, ठीक है। देखो और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए एक सेल का सेल स्थिरांक दे रखा है हमें,
एक्स का मान दे रखा है। इस सेल में 1 एम विलयन भरने पर विलयन का प्रतिरोध 50 ओम पाया गया। तो इस विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कर लो। मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम किसके बराबर होती है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरता के। ठीक है ना। अब मोलरता हमें दे रखी है, ये दे रखी है 1 एम। ठीक है ना। अब हमें चाहिए कप्पा का मान। कप्पा का मान नहीं दे रखा तो कप्पा हमें निकालना पड़ेगा। कप्पा के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कप्पा के लिए हमें चाहिए होता है चालकत्व गुणा सेल स्थिरांक। चालकत्व क्या होता है 1/r इंटू सेल स्थिरांक x होता है। अब हमें r भी दे रखा है, x भी दे रखा है। r का मान हमें कितना दिया है 50 ओम। ठीक है ना। तो हमने 1/r किया 1/50 इंटू 0.5, तो ये अपने आ गया, कप्पा का मान आ गया 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब मोलर चालकता की वैल्यू में के लिए वैल्यू पुट करें, कप्पा इंटू 1000 अपन मोलरता। कप्पा की वैल्यू अपन ने निकाल ली 0.01। ठीक है ना। इंटू 1000 मोलरता हमें दे रखी है 1 एम, वैल्यू पुट की तो आंसर आ गया लैम्डा एम का मान 10 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ में आएगा ना, सीधे सीधे सवाल है, बहुत सिंपल। और देखिए जल के लिए लैम्डा इनफाइनाइट यानी कि अनंत अंतर पर तो चालकता ज्ञात करने का तरीका बताइए। ठीक है। जल मतलब H2O। H2O किस में अपघटित होता है, H2 अपघटित होता है H प्लस और OH माइनस में, यानी कि एक धनायन और एक ऋणायन। तो इसके लिए लैम्डा इनफाइनाइटी का मान क्या होगा, लैम्डा इनफाइनाइटी H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी OH माइनस, सिंपली। ठीक है ना। अब इनकी वैल्यूज़ फिक्स हैं। इसकी वैल्यू तो होती है 349.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और लैम्डा OH के लिए इसकी वैल्यू होती है 198.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इसका और इसकी वैल्यू पुट करके इनका सम करें तो हमें लैम्डा इनफाइनाइटी H2O प्राप्त हो जाएगी। ये हो गई 48.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है। लैम्डा इनफाइनाइटी H प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइटी OH माइनस, H प्लस की वैल्यू ये है, OH माइनस के लिए वैल्यू ये है, दोनों को सम कर दिया, आंसर आ गया। वेरी सिंपल। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए अगला न्यूमेरिकल अपना क्या है, क्या कह रहा है अपना न्यूमेरिकल कि MgCl2 की अनंत अंतता पर चालकता ज्ञात कीजिए, जबकि Mg+2 और Cl- माइनस की अनंत अंतता पर चालकताएं 106.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स और 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हैं। अब देखो यहाँ क्या होगा, हमें ज्ञात करना है MgCl2 के। तो MgCl2 किस में ब्रेकअप होता है, Mg+2 में और 2Cl- माइनस में। तो इसके लिए लैम्डा इनफाइनाइटी कोलेरॉश का नियम लगाते हैं सिंपली। MgCl2 किसके बराबर होगा, लैम्डा इनफाइनाइटी Mg+2 एंड 2 लैम्डा इनफाइनाइटी Cl माइनस। ठीक है ना। तो अब क्या क्या वैल्यूज दे रखी हैं, देखो Mg के लिए वैल्यू दे रखी है हमें 106.1। ठीक है। और इसके लिए दे रखी है 76.3, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और इसको इसमें आंसर सम कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा 258.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सिंपली। ठीक है ना, क्लियर बिल्कुल। ठीक है, चलो और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक चालकता सेल में 0.001 एम KCl विलयन भरा तो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध आया 1500 ओम। यदि इस विलयन की चालकता 0.16146 इंटू 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स हो तो सेल स्थिरांक की गणना करो। ठीक है बच्चों, ये देखो चालकता, और चालकता का मतलब ये विशिष्ट चालकता है, और अगर चालकत्व दे रखा है तो वो ओम इनवर्स है केवल। ठीक है ना, मात्रक से आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। अब यहाँ देखो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है तो सांद्रता का मान। ठीक है ना, ताप का हमें कोई लेना देना नहीं, हमने कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं पढ़ा इसमें हमें ताप की जरूरत पड़ी हो, हमें सांद्रता की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है ना। ओम का मान दे रखा है, आर का मान है ना, और ये दे रखा है कप्पा का मान, और सेल स्थिरांक निकालना है तो हमें सांद्रता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें क्या दिया है, प्रतिरोध का मान। ठीक है, आर का मान हमें दे रखा है, चालकता यानी विशिष्ट चालकता का मान हमें निकालना है, सेल स्थिरांक का मान। सेल स्थिरांक क्या होता है, सेल स्थिरांक होता है विशिष्ट चालकता बटे चालकत्व, और चालकत्व यानी कि सी किसके बराबर होता है, 1/r के, 1 प्रतिरोध। तो चालकत्व की जगह हम 1 प्रतिरोध रखें तो प्रतिरोध ऊपर चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा अपना विशिष्ट चालकता गुणा आर। विशिष्ट चालकता दे रखी है हमें 0.146 × 10⁻23, आर का मान दे रखा है 1500, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 2.219 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना। और देखो एक बहुत छोटा सा सिंपल दिमाग पर जोर डालने वाला है कि अपने पास 2 विलयन है HNO3 और NaNO3, दोनों की सांद्रता सेम है 0.1 एम,
ये भी 0.1 m। तो दोनों में से किसके लिए लैम्डा m यानी मोलर चालकता का मान ज़्यादा होगा और क्यों होगा? दोनों की सांद्रताएं समान हैं, दोनों ही प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, HNO3 भी और NaNO3 भी। तो एक बार तो अपने दिमाग में बात आती है कि दोनों की ही ये मोलर चालकताएं भी समान होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखो क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि HNO3 जब ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, तो H+ और NO3- बनेगा, और NaNO3 जब डिसोसिएट होगा तो Na+ और NO3- बनेगा। दोनों ही प्रबल विद्युत अपघट्य हैं, दोनों ही पूर्णतः आयनित हो जाएंगे। अब दोनों में देखो नाइट्रेट आयन तो समान है, तो कोलेराउश का नियम कहता है कि नाइट्रेट आयन जब आयन समान है तो इनकी चालकता भी समान होगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ अंतर किसका है? H+ और Na+ का। अब आप सोच कर ये बताएं कि H+ और Na+ दोनों में आयनों की संख्या समान है, ठीक है, लेकिन किसके कारण चालकता ज़्यादा होगी? ठीक है, मैंने आपको शुरू में एक ट्रिक बताई थी कि हल्का यानी कि जो लाइटर होता है ना वो तेज़ दौड़ सकता है और जो भारी होता है वो धीमे भागता है। यहाँ H+ हल्का है और Na+ भारी है, तो इसकी गतिशीलता ज़्यादा होगी, और जिसकी गतिशीलता ज़्यादा होती है उसकी चालकता भी ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ किसकी मोलर चालकता ज़्यादा होगी? 0.1 m HNO3 की, जबकि दोनों ही प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। समझ आ गया? ठीक है, इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों इसमें कोलेराउश का नियम ही है, खास बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अगली वीडियो में हम देखेंगे विद्युत रासायनिक सेल। थैंक यू।